हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ सीरीज़ चलाऊंगा जो बेसिकली इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की होंगी, जो डाउन टू अर्थ में या बाकी टॉपिक्स जो आपके न्यूज़ में रहेंगे। ये टॉपिक आपको मोस्टली करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे अगर आप कोई भी बुक मैगज़ीन पढ़ते हैं, चाहे विज़न की पढ़ रहे हो, इनसाइट्स पढ़ रहे हो या कोई अदर पढ़ रहे हो। टॉपिक वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन क्योंकि यूपीएससी काफ़ी टॉपिक यहीं से उठाती है तो मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारे टॉपिक्स एक जगह पे मिल जाए। ओके, तो क्या क्या टॉपिक न्यूज़ में है मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें आपको बड़ा ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो न्यूज़ में है, जो मुझे लगता है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो है सीमेंट इंडस्ट्री और इमिशंस। अभी फरवरी के टाइम पे ये बड़ा न्यूज़ में टॉपिक था, सीमेंट इंडस्ट्री। तो कुछ टॉपिक आप जान लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और अगर हम वर्ल्ड में बात भी करें तो दुनिया के जो CO2 इमिशंस हैं, जो कार्बन उत्सर्जन है, उसका कम से कम 7% सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से ही होता है। सीमेंट इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है फर्नेस कंबशन। कैल्सिनेशन का मतलब सिंपल ये है, क्योंकि जिसमें हम जो बनाते हैं सीमेंट उसमें हम चूने का उपयोग करते हैं, लाइमस्टोन का। तो लाइमस्टोन से हम कार्बन को रिड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें जो है आपको एनर्जी लगती है, तो यहाँ से आपका इमिशन होता है। ओके, तो इमिशन के दो सोर्स हैं। एक तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस, जो हम लाइमस्टोन से कार्बन को रिडक्शन जो हम वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा होता है फर्नेस कंबशन। ठीक है, तो जब हम फर्नेस को जलाते हैं तो लॉजिकली उसमें कोल वगैरह आप यूज़ करेंगे। तो फर्नेस को बर्न करने में, फर्नेस को जलाने में भी फ्यूल लगता है, तो उससे भी क्या होते हैं, कार्बन इमिशन होते हैं। तो ये चीज़ होती है। नाउ जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो टाइप्स ऑफ सीमेंट से बन सकता है, और ये बड़ा ट्रेंडिंग भी है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रही है। तो सीमेंट के कुछ टाइप्स बताए गए हैं जो आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ बना सकते हैं। वन इज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें साधारण जो हम बात करते हैं लाइमस्टोन का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सिंपली ऑफ लाइमस्टोन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने देखा है इसमें इमिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दूसरा क्या होता है, पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूज़ कर रहे हैं हम क्या, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश वो होता है जो कोल, जो पावर प्लांट हैं, जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें जब कोयला जलता है तो जो राख होती है उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लाई ऐश का यूज़ कर रहे हैं किसमें, सीमेंट को बनाने में। किसको रिप्लेस करता है, ये पार्ट लाइमस्टोन को रिप्लेस कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पीपीसी। ये बड़ा न्यूज़ में है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में भी। तीसरा होता है पीएससी, दैट इज नोन एज पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लेग, तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, स्लेग। तो बेसिकली जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो कचरा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेग जो होता है ना, उसका यहाँ पे बनाने में यूज़ करते हैं। तो उसको बोला गया पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट। और अभी रिसेंटली न्यू चालू हुआ है जिसका नाम है सीसी, दैट इज़ कंपोजिट सीमेंट। कंपोजिट सीमेंट क्या कर रहे हैं, फ्लाई ऐश और स्लेग को मिलके यूज़ कर रहे हैं ताकि लाइमस्टोन का यूज़ ख़त्म हो जाए। तो ये एक बड़ा तरीका है, क्योंकि लाइमस्टोन का जब यूज़ नहीं करेंगे तो उससे होने वाले जो इमिशंस है वो भी कम हो जाएंगे, और साथ में जो समस्या थी फ्लाई ऐश की और स्लेग की, वो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कंपोजिट सीमेंट एक बड़ा टर्म मार्केट में आया। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है, तो इस सारे टॉपिक को माइंड में रखिएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो मैंने देखा है न्यूज़ में वो है ऑर्किड्स। ठीक है, ये एक बड़ा मुझे लगता है इससे क्वेश्चन बनना चाहिए इस बार, क्योंकि बड़ा न्यूज़ में था। तो ऑर्चिड्स आपने देखे होंगे, आपको इस प्रकार के प्लांट्स दिखते हैं, बड़े ही सुंदर प्लांट्स, मूवी बने, बहुत सारी मूवी में दिखाया भी जाता है। तो ये होते क्या हैं, ये जो ऑर्किड्स होते हैं ये बड़े प्लांट हैं। पहले जान लो, 3 प्रकार के ऑर्किड्स होते हैं, एपीफाइटिक, टेरेस्ट्रियल और माइको हेट्रोट्रॉफिक। जो एपीफाइटिक ऑर्किड्स होते हैं, जो नाम से लग रहा होगा, बेसिकली एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए टिके होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक सपोर्ट ये किसी और प्लांट से लेते हैं। तो वैसे ही ये ऑर्किड्स जो हैं आपके, ये दूसरे प्लांट पे फिजिकल सपोर्ट के लिए टिके होते हैं। याद रखिएगा वर्ड, ओनली फॉर फिजिकल सपोर्ट, सिर्फ
बाकी मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट इनको जो लेना होगा ये एयर से लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेते, ये सिर्फ एयर से लेते हैं। हाँ, बस मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से लेंगे, ये दूसरे प्लांट से। ये कहलाते हैं आपके एफीफाइटिक। ये आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है एक पेड़ है, उसके ऊपर क्या लगाए उन्होंने, ऑर्किड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एपीफाइटिक, क्योंकि दूसरे पेड़ पर टिका हुआ है। दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स, जो आप जानते हो ज़मीन पे जो नॉर्मली उग रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स। तीसरा होता है माइको हेट्रोट्रॉपिक, जो बेसिकली ज़मीन में जो फंगाई होती है, या जो माइकोरीजा जो वर्ड सुना हुआ आपने, माइकोरेजी बेसिकली जो एक फंगाई का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है रूट्स के साथ, तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो भी होते हैं। ये आपको टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल दिख रहा है जो ज़मीन पे उगाया गया है। ये तीसरा है माइको हेट्रोट्रॉफिक, जो फंगस और जो माइकोरीजा है उसके सपोर्ट पे बन रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड, 3 प्रकार के ऑर्किड्स होते हैं ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर क्वेश्चन आया कि ऑर्किड्स कहाँ मिलते हैं, तो आप जनरली लगा लेंगे नॉर्थ ईस्ट, हिमालय, पर याद रखिएगा ये दुनिया के सारे कोनों में मिल सकते हैं। आप इनको रेन फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, इवन जो ड्राई डेजर्ट्स होती हैं जहाँ पे ड्राई एरिया से आपको ये वहाँ भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऑर्किड्स जो है इट्स वाइडली स्प्रेड एक प्लांट की स्पीसीज आप बोल सकते हैं। इंडिया में 1000+ स्पीसीज मिलते हैं, करीबन 388 स्पीसीज हमारे यहाँ पे एंडेमिक है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि ये स्पीसीज सिर्फ इंडिया में मिलती है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, तभी बोला जाता है उसको एंडेमिक। मेन एरिया जो हमारे हैं वो हैं वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे बड़ी मात्रा में एंडेमिक स्पीसीज हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट, डेक्कन पेनिनसुला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 4 बड़े एरिया हैं जहाँ पे हमको ऑर्किड्स की काफ़ी सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ इसकी खास बात क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है ऑर्किड्स। सबसे पहले तो ये एयर क्वालिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये वहाँ ही उग पाते हैं कि जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। ये क्लीन एयर में ही काम कर पाते हैं। अगर किसी भी साइड पे पोल्यूशन हुआ तो ऑर्किड्स नहीं उगेंगे, ये याद रखिएगा। तो इट्स इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। तो बेसिकली दे आर आल्सो इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक प्रजाति भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, पोलिनेटर्स को, जो हम बोलते भी हैं, जो मुझे एक हिंदी वर्ड उनका याद नहीं आ रहा है, पी से जो होता है परागण, परागण जो होते हैं बेसिकली उनको ये अट्रैक्ट करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। ओके, क्रॉस पोलिनेशन जो है इनकी वजह से आपको दिखाई देता है। तो ये सेकंड। तीसरा है इनकी रूट्स और इनकी जो शूट्स होती हैं उसमें कैटरपिलर रहता है, और कैटरपिलर की यही जो बॉडी है जब डेथ हो जाती है तो ये फ्यूचर इंसेक्ट्स के लिए क्या बनती है, सपोर्ट बनती है। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है। और लास्ट, इसका यूज़ किया जाता है घाव में, कट्स में, बॉडी फ्रैक्चर में, स्किन एक्ने में, पेट में जो एसिडिटी होती है उसको ट्रीट भी करता है। और जो नॉर्थ ईस्ट या बाकी एरिया में जो बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं लाइक ओरांग, खारिया, ये बड़ा यूज़ करती हैं ऑर्किड्स को मेडिकल यूज़ के अंदर। तो ये सारे टॉपिक आपको एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। दिक्कत क्या है, पर ये ऑर्किड्स खतरे में हैं क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि दार्जिलिंग और जो दोवार हिल्स हैं पश्चिम बंगाल में, तो दार्जिलिंग दोवार हिल्स में ये पेड़ काटे गए हैं, है ना। इनको नुकसान हो रहा है, डेवलपमेंट के कारण ऑर्किड्स ख़त्म हो रहे हैं और साथ में पोल्यूशन, ये इनको बड़े खतरे देखे गए हैं। ओके, नाउ एक बड़ा टॉपिक जो मुझे लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये टर्म सुपर एमिटर इवेंट, यही टर्म आएगा कि हाल ही में न्यूज़ में टर्म है सुपर एमिटर, किससे जुड़ा है। तो ये उन इवेंट्स को बोलते हैं कि जब बड़ी मात्रा में किसी सोर्स से मीथेन रिलीज हो जाए, तो वातावरण में मीथेन की जब लगातार कोई इमिशन हो जाए बड़ी मात्रा में मीथेन का, तो उसको बोलते हैं सुपर एमिटर, है ना। आप गलती कर जाओगे, आप इसको स्पेस में लगा दोगे, है ना, आप उसको कहीं और लेके चले जाओगे, लेकिन ये मीथेन इमिशन को बोलते हैं सुपर एमिटर। और ये क्यों न्यूज़ में है या पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली कजाकिस्तान के मांगिस्ताऊ जो जगह है वहाँ पे एक तेल का कुआं फूट गया, या उसमें दिक्कत आ गई, वो कोलाप्स कर गया। तो उससे बड़ी मात्रा में जो है मीथेन गैस निकल गई और फायर लग गई। उस फायर को बुझाने में 4 से 5 मंथ निकल गए, और माना जाता है कि बड़ी अमाउंट ऑफ मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गई। ये एक चिंता की बात है आपकी, मीथेन के सुपर इमिटर इवेंट उसी को कोट किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से दिक्कत क्या है मीथेन निकलने से, तो आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस तो है ही सही,
और दिक्कत ये है कि इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CO2। ये ज़्यादा करती है क्या, CH4 जो है ये ज़्यादा गर्म करती है आपके एटमॉस्फेयर को। इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये जब तक रहेगा ज़्यादा ये वार्म करता है एटमॉस्फेयर को। तो वार्मिंग पोटेंशियल 40% करीबन ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलती है और 40 करीबन निकलती है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा मीथेन एमिटर माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न है, अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक जो आपके होते हैं वो जो पचाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसका रोल है, मेनर का रोल है, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। और 20% निकलता है जो बड़े बड़े लैंडफिल्स हैं जहाँ कचरे डले होते हैं, वो भी लगातार मीथेन इमिट करते हैं। तो इस प्रकार से मीथेन आपके एटमॉस्फेयर में आती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली जो है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जो आपका है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर से एक डेटा निकाला गया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डेटा क्या बोलता है कि 70% जो आपका एमिशन है वो सिर्फ कौन कर रहा है, वो 10 बड़ी जो इमिटर कंट्रीज़ हैं वही कर रही हैं। 10 इमिटर कंट्री में कौन है, टॉप में कौन आता है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स आपका टॉप में निकल के आता है। ठीक है, टोटल इमिशन निकले हैं इस बार आपके कितने, 120 मेट्रिक टन। अच्छा ये याद रखना ये कौन निकालता है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये पूरा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर एक कंसेप्ट है। ठीक है, जो बड़े बड़े मीथेन के इमिशन के इवेंट हैं वो बड़े हैं 50% से। ठीक है, जो हम सुपर इमिटर इवेंट्स बोलते हैं, यहाँ बड़ी मात्रा मीथेन निकल रही है, उनकी संख्या बढ़ गई है। हालांकि कुछ इलाकों में मीथेन कम हुआ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो मीथेन के जो इमिशंस हैं वो लगातार बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों में हमको रिलीफ मिली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर मीथेन ऐसे निकलती चलेगी, माना जा रहा है कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल टेम्परेचर, उसका कम से कम 1/3 जो रोल है वो सिर्फ मीथेन प्ले कर रही है। तो मीथेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। हमें कम से कम 2030 तक 75% मीथेन को कम करना होगा, तब जाके हम पेरिस एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे। ये अपने आप में एक और इश्यूज आपको निकल के आया है। नाउ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इस मीथेन को कम करने के लिए, जो अभी न्यूज़ में थे, आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक। मैं ब्रीफली आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है ऑयल गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर। ये अभी रिसेंटली लिया गया है, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं COP28 के टाइम पे। तो COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर रिलीज़ हुआ है, जिसके अंदर मालूम चलता है कि ये जो मैंने कहा COP28 जो बड़ा प्रोग्राम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन एक्सीलरेटर जो लॉन्च हुआ है COP28 UAE में जो हुई थी, तो उसी के अंदर ये सारा कार्यक्रम है। तो ये इंडस्ट्री का चार्टर है, याद रखिएगा, जिनका कहना है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करेंगे। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री का काम है, गवर्नमेंट का नहीं। हम गलती कर जाते हैं, हम गवर्नमेंट लगा देंगे, सरकार नहीं है, ये सिर्फ उद्योगों ने जोड़ लिया है। दुनिया की 50 ऑयल और गैस कंपनीज ने इसमें भागीदारी की है। ठीक है, 50 कंपनी दुनिया भर से इसमें पार्ट ली। करना क्या है, 2050 तक नेट जीरो करेंगे, मतलब जितना हम इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम अब्जॉर्ब भी करेंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा 50 तक। देन दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने वर्ड यूज़ किया, मीथेन इमिशन को जीरो करना है, इसलिए मैंने प्रोग्राम लिखाया है। तो मीथेन इमिशन जीरो होगा, तो ये भी इनका प्लान है। तीसरा, रूटीन फ्लेयरिंग जो करते हैं वो 2030 तक हमको बंद कर देना है। रूटीन फ्लेयरिंग आप जानते होते हैं, कई बार मीथेन जो गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, उसको ये आग लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेयरिंग। जो रूटीन प्रोसेस होता है उसको बाहर निकालने का, उसको भी बंद करने की बात करी है और कोशिश की जाएगी कि इमिशन कम से कम रिड्यूस किया जाए। ये इनका प्लान है। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स जो याद रखिएगा, नेट जीरो करना है, मीथेन जीरो करना है और रूटीन फ्लेयरिंग को हमको एलिमिनेट करना है। रूटीन फ्लेयरिंग ये मैंने एग्जांपल दे दिया। इस प्रकार से जब ऑयल और गैस आप यूज़ करते हो, गैस निकालते हो, तो ये रूटीन फ्लेयरिंग की जाती है नेचुरल गैस को बाहर निकालने के लिए। तो इसके थ्रू मीथेन रिलीज़ हो रही है, तो ये भी बंद करने की बात करी गई है। ओके, ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा क्या चीज़ है, जो ये जितनी भी कंपनीज ने साइन किया है, कम से कम दुनिया की 40% ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं, कम से कम 40% जो हैं, जिसमें से जो यूएई की हैं जो है कम से कम 60% है इसके अंदर। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंट्री की बहुत सारी कोई कंपनीज जो हैं वो डिकार्बनाइज होने के लिए साथ में आई है। तो यूएई ने दिखाया बेसिकली ये कि हम स्टेप्स ले रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स क्लीन वर्ल्ड की तरफ, ऐसा वो शो करना चाह रहे थे क्योंकि उन पर कई सारे आरोप लगे थे। ठीक है, तो ये है, याद रखना इंडिया से कौन गया है, ऑयल एंड जो हम बोलते हैं नेचुरल गैस जो आपका कमीशन है ओएनजीसी, वो आयोग जो है ओएनजीसी ने इस संस्था में पार्ट लिया। 50 इंडस्ट्री में से एक हमारी ओएनजीसी भी है। इसके अलावा क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि हम रिन्यूएबल्स जो कम कार्बन वाले फ्यूल्स होते हैं या जो इमिशन को कम करते हैं, हम उन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। साथ ही में हम जो इमिशन रिड्यूस करेंगे वो दिखाने के लिए हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो हम कम कर रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे, है ना। ताकि एक वर्ड होता है ना ग्रीन वॉशिंग, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई वो हरा धो दिया, ग्रीन वॉशिंग ना हो, उसको दिखाने के लिए ऐसी बात करी गई है। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि जितना ज़्यादा हो सके हम उसको डिकार्बनाइज कर सकें, और कोशिश की जाए कि दुनिया भर में जो एनर्जी पॉवर्टी है वो ख़त्म हो और सब लोग को अच्छी एनर्जी मिले। इस पे पूरा फोकस है किसका, आपका इन ऑयल एंड गैस जो चार्टर लाया गया है ना। जो मैंने वर्ड यूज़ किया था कि जो आपका ऑयल एंड गैस जो ये चार्टर था, ये किसका पार्ट था, मैंने बताया था कि लार्जर प्रोग्राम है ग्लोबल। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये लार्जर पार्ट है किसका, ऑयल एंड, इसको हम बोलते हैं डिकार्बनाइजेशन, ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन एक्सीलरेटर GDA। ये बड़ा प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम COP28 में आया था एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोग्राम आपको मेन फिल्म्स में दिखाई देगा। बेसिकली प्रोग्राम है GDA, ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो यूएई में हुई थी पैरेलल, वहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके 3 पिलर याद रखिएगा, 3 पिलर से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। 3 पिलर क्या है ना, जो कल की एनर्जी सिस्टम है, रैपिडली स्केलिंग द एनर्जी सिस्टम ऑफ टुमारो, जो कल आने वाली एनर्जी है उसको बेहतर किया जाए। जो आज का एनर्जी सिस्टम है उसको डिकार्बनाइज किया जाए, मतलब आज जो है उसको कम से कम कार्बन इमिशंस, कल की तैयारी। ठीक है, और मीथेन और जो दूसरी नॉन CO2 कार्बन गैस है, सॉरी नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैस है, उससे हमको टारगेट करना है। याद रखिए इसमें मीथेन की बात करी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। और नॉन CO2, नॉन CO2 मतलब क्या हो गया, जैसे HFC हो गया आपका, ठीक है, N2O हो गया आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, जो नॉन CO2 वाली है, जो वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा रखती है, उसको भी हमें कम करना है। ये 3 को लेके आइडिया लाया गया है। ठीक है, तो ये फोकस हमारा है। इसके अंदर जो फोकस है बेसिकली वो है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं आपके, NGO CEOs, तो हर चीज़ों को लेके शामिल किया गया है। मतलब ये प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ आपकी गवर्नमेंट नहीं है, इसमें कई सारी संस्थाएं भी शामिल हैं, कई सारे NGO शामिल हैं, कई सारे CEO, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। क्या करेंगे, जो मैंने एग्जांपल दिया, रैपिडली स्केलिंग जो पहला पिलर है उसके लिए क्या लाया गया है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। मैंने आपको एक वीडियो बताया भी था पहले, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि COP28 में क्या हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ था, वहाँ पे ग्लोबल रिन्यूएबल प्लेज लिया गया है, जिसमें बोला गया है कि हम 3 गुना करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, कम से कम कितना, 11,000 गीगावाट। दूसरा क्या करेंगे, जो एनर्जी जो ऊर्जा दक्षता है उसको डबल कर देंगे। अभी 2% है तो कितना कर देंगे, मोर देन 4%, कब तक, 2030 तक। तो ट्रिपल कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, डबल कर देंगे एनर्जी एफिशिएंसी को। ये हमारा है। याद रखना इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि कोई भी चीज़ जो हम पे कंप्लाइंस करेगी, मस्ट करने को बोलेगी, हम साइन नहीं करेंगे। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट करने से ये होगा कि हमें कोल कम करना पड़ेगा, जो हम नहीं करेंगे। तो इंडिया ने साइन नहीं किया है। दूसरा क्या करने जा रहे हैं हम इसके अंदर, दूसरा यूएई हाइड्रोजन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट भी जारी हुआ है, जिसमें बोला गया है कि हम हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसके लिए स्टैंडर्ड जारी करेंगे, ताकि हम लो कार्बन जो हाइड्रोजन है उसमें इजीली ट्रेड कर सकें। ठीक है, 2 चीज़ इसके लिए। दूसरा जो आपका पिलर था, दूसरा पिलर कौन सा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, दैट इज़ ये डिकार्बनाइजिंग सिस्टम ऑफ टुमारो टुडे। इसी के लिए क्या लाया गया है आपका, ऑयल एंड गैस
चार्टर। ये जो टॉपिक है ये हमने पढ़ लिया है, ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ये टॉपिक इसी का पार्ट है, जो मैंने कहा था ये वाला पार्ट। तो ये बेसिकली आपका इसी चीज़ का पार्ट है, ऑयल एंड ये। तो ये सेकंड वाले का पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पिलर ना बच कौन सा रहा है आपका, थर्ड पिलर। थर्ड पिलर आपका है कौन सा, मीथेन वाला। तो मीथेन वाले पिलर में क्या करना है, मीथेन अदर नॉन ग्रीन हाउस गैसेस में हमें मीथेन इमिशन कम करना है। एनी हाउ 1 बिलियन से ज़्यादा फंड मोबिलाइज किया जाएगा मीथेन प्रोजेक्ट्स को कम करने के लिए। इसी के अंदर ली गई है ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ठीक है। ग्लोबल कूलिंग प्लेज के अंदर क्या है, जो हम चीज़ों को ठंडा रखने के लिए जो इमिशन हो रहा है उसको हमें कितना कम करना है, 68%, ठीक है। जो कूलिंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, ओके, और एनी अदर थिंग, उससे जो इमिशन हो रहा है हमें 68% कम करना है, जो कि दुनिया का 7% माना जाएगा। इंडिया ने इस पे भी साइन करने से मना कर दिया है ना। ऐसा क्वेश्चन बनेगा इंडिया ने साइन किया है कि नहीं किया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा इनिशिएटिव और हुआ है जिसको हम बोलते हैं ऑयल एंड गैस क्लाइमेट इनिशिएटिव। पुराना है, 2014 का है, याद रखना। ये भी इंडिया गवर्नमेंट का नहीं है, ये कंपनी के सीईओ इसमें पार्ट लिए हैं। तो कंपनी के कई सारी कंपनी के सीईओ जुड़े हैं जिन्होंने कहा है कि हम नेट ज़ीरो करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। नेट ज़ीरो का पूरा आइडिया है, 12 मेंबर हैं इसके अंदर जो नेट ज़ीरो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब वही हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बेसिकली फोकस किस पे है इनका, फोकस है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, ठीक है। CCUS पे फोकस करना है, मीथेन एमिशन को रिडक्शन करना है, और ट्रांसपोर्ट से होने वाले इमिशंस को कम करना है। तो बेसिकली आप यहाँ भी देख रहे हैं, तो आप यहाँ भी पा रहे हैं कि क्या आपको यहाँ पे कार्बन कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है, और आपको यहाँ भी मीथेन इमिशंस दिखाई दे रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट इमिशंस। तो इसके भी क्या है, 3 की एरियाज। तो इतने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं किसको, मीथेन को कम करने के लिए। ये सारे स्टेप्स क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका मैंने एक पहला पार्ट बताया है। इसमें एक टॉपिक और आप चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऐसी चीज़ हुई है, तो वो लिख लो। बेसिकली इंडिया ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश करी है जिसको हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इमिशन रिपोर्ट। हमने अपनी रिपोर्ट सेंड करी है। हमने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जो हम बर्न करते हैं एग्रीकल्चर रेसिड्यू, उससे जो होने वाला इमिशन है उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सारे सेक्टर से इमिशंस हुए हैं एग्रीकल्चर में। हमने सबसे इमिशंस हमारे बड़े ही हैं, सिवाय किसके, क्रॉप रेसिड्यू को जलाने से। सबसे ज़्यादा एक हम बात करते हैं मीथेन इमिशंस, जो लाइव स्टॉक फर्मेंटेशन, जो किवड़न होता है मवेशियों के अंदर जो पचाते हैं, वो बड़ा है बाय हद तक, ठीक है, क्योंकि भारत में ज़्यादा एनिमल हुए हैं। दूसरा, जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ जो करते हैं, उससे बड़ी मात्रा में इमिशंस निकले हैं। राइस से निकलने वाली मीथेन भी बड़ी है। सिर्फ क्या नहीं बड़ा है आपका, जो मैंने बता दिया। फर्मेंटेशन सबसे ज़्यादा कंपोनेंट रखता है, सोइल कंपोनेंट सेकंड पे आ रहा है, इंडिया में राइस थर्ड पे है, मैनर जो मैनेजमेंट है फोर्थ पे है, जो बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू बस यही कम हुआ है एकमात्र, बाकी सारे बड़े हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ याद रखिएगा बर्निंग रेसिड्यू से जो इमिशंस है वो कम हुए हैं। उसका पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में ये इमिशंस जो हैं टोटल, ये केसेस भी कम हुए हैं, गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ एग्रीकल्चर इमिशंस हमारे बढ़ाते जा रहे हैं, याद रखिएगा। और इंडिया का जो GHG है, ग्रीन हाउस गैस, उसका कम से कम 18% हम एग्रीकल्चर से आता है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। 18% हम ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं किससे, एग्रीकल्चर से। तो इतने सारे फैक्ट पता होने चाहिए आपको इमिशन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो टॉपिक आपका है, एक टॉपिक हुआ है यूरोप ने चालू किया है कि फ्लोरेटेड गैसेस ख़त्म करनी है। तो ये कौन सा मुद्दा है आपके लिए, इसकी बात हम करेंगे, ओके। और बाकी टॉपिक हम देखेंगे। तो जब तक आप इसको ध्यान रखिए, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इन टॉपिक जो मैंने आपको बताया है अभी, इसको मैं डालता हूँ मेरे ग्रुप पे, डेट इज़ UPSC बाय अमित सर। तो वहाँ पे आप इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पार्ट 2 जो उसका आने वाला है मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगा।